बॉडी होती है, ठीक है। जो बॉडी है वो किस चीज से बनती है? बॉडी बनती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें सिस्टम उतना एडवांस नहीं है, बट स्टिल उनके अंदर खाना खाने का, या चलो खाना नहीं खा सकते तो वाटर एब्जॉर्प्शन का, मतलब कुछ तो फिनोमिना हो ही रहे हैं ना उनके बॉडी से। मतलब बॉडी तो पोजेस्ड है, मतलब सबके पास बॉडी तो है। तो बॉडी, अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम किस चीज से बनते हैं? ऑर्गन्स से। ऑर्गन सिस्टम किस चीज से बनते हैं? ऑर्गन्स। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं मैं, तो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है? स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गई, एनस हो गया। तो ये सारे क्या है? दीज आर ऑल ऑर्गन्स। तो कोई भी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें लंग्स आ जाती हैं, डायफ्राम आ जाता है, एब्डोमिनल मसल्स आ जाती हैं, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स आ जाता है। तो मतलब कोई भी सिस्टम की बात करें, सब किससे बने हैं? ऑर्गन्स से, ठीक है। ऑर्गन्स किससे बने हैं? ऑर्गन्स भी तो किसी ना किसी चीज से तो बने ही होंगे। ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से। ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू क्या है? टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अभी हम इसकी हायरार्की पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू किससे बना है? टिश्यू अल्टीमेटली बना है सेल से। तो सेल क्या है? इस तरह से माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? सेल। बहुत सारे सेल जो एक जैसे दिखते हैं, मतलब 4 या 5 या उससे ज़्यादा, बहुत से सेल्स जैसे एक जैसे दिखते हैं, वो आपस में क्लस्टर बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं? आपस में एक क्लस्टर, ठीक है। दिस इज एल, क्लस्टर बना लेते हैं। और वो सेम ही तरह के दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है, और वो फंक्शन भी सेम ही करते हैं। तो ऐसे जो क्लस्टर्स हैं सेल के, ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सेम फंक्शन या सेम स्ट्रक्चर है उनका और सेम फंक्शन करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी, ठीक है। तो यही कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक क्लियर है कि कोई भी बॉडी है, उसमें अल्टीमेटली जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर में, और आपको क्लस्टर भी दिख रहा है सेल का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दैट व्हाट एक्चुअली द सेल इज. The topics we are going to cover in this chapter are introduction of cell, cell discovery, cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell, cell shape and size, cell membrane and cell wall, cell organelles and their functions, diffusion and osmosis, types of solutions, and this, what happens when the cell is placed in different types of solutions, and last, the difference between plant cell and the animal cell. So these topics we'll be covering in this chapter in detail. तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक चाहे मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, या मैक्रोस्कोपिक जिनका कुछ साइज होता है, मतलब बहुत छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, तो उन सबकी बॉडी बहुत छोटे एक यूनिट से बनी हुई है, जिसको आप क्या बुलाते हो? सेल, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अलग अलग देखो, अलग अलग सेल जो इनका अलग अलग फंक्शन है, वो अलग टिश्यू बनाएंगे। ऐसे बहुत से टिश्यूज बन जाते हैं हमारी बॉडी में। और टिश्यूज, सेम तरह के टिश्यूज जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हायरार्की है, ठीक है। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या क्या होता है आपको पता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, हार्ट होता है ना। तो ये सब भी अल्टीमेटली किससे बने हैं? जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? सेल।
सिमिलरली नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के सेल को आप स्पेशल नाम देते हो न्यूरॉन, होता तो सेल ही है, ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है उस सेल का एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज न्यूरॉन। ऐसे ही आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सबसे माइन्यूट यूनिट क्या है, सेल है, पर इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे कुछ नाम नहीं है। और स्केलेटल सिस्टम जब आप करते हो तो इसमें हम मसल्स, बोन्स, टेंडन्स बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग इनके सेल्स होते हैं और अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे मसल्स के सेल को हम बुलाते हैं सार्कोमियर, बोन हम बुलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ऐसे हमारे पास बहुत से सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल ही हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है, सेल ही बना रहा है। और फंक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अल्टीमेटली जो सबसे छोटा यूनिट है बॉडी का वो सेल ही है, वही स्ट्रक्चर बना रहा है। और फंक्शन भी अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन परफॉर्म करता है, सेलुलर लेवल पे ही परफॉर्म होता है। जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में चाहे वो डिफरेंट तरह के हैं, पर हर सेल में 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स तो हमें देखने को मिलते हैं। तो हर सेल में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो प्रेजेंट होती ही है। पहला, उनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप ये सेल देख रहे हो, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बुला सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल्स हैं उनमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहती ही है। किससे बनी होती है ये, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स मतलब फैटी सब्सटेंस, और प्रोटीन से। दूसरी कॉमन चीज जो हर सेल में होती है वो होते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। किस फॉर्म में, इनके अंदर डीएनए और आरएनए। देखिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये आपके पास सेल की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा सा एक वैसे एग्जाम्पल की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, ये जो सारे नाम हमें लगता है कि आपस में लिंक्ड है, एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंस है, क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप पढ़िए कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ये क्या होता है ये भी आप हम वहीं पे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन डीएनए और आरएनए में क्या होती है, जीन्स होती है। जीन्स क्या होती है, जीन्स एक छोटे छोटे आप कह सकते हो माइन्यूट सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी व्हीकल्स होते हैं। हेरिडिटरी व्हीकल्स मतलब जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो या आपके बच्चे आपके जैसे दिखते हैं, तो दिस इज ऑल ड्यू टू जीन्स। जो हमारे फीचर्स है हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से जो हमारे अंदर आते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। सिर्फ हेरिडिटरी फीचर्स की बात नहीं, जैसे कुछ भी आपका आपके अंदर करेक्टर है, हो सकता है आपके मदर फादर की आंखें ब्लू हो लेकिन आपकी ब्लैक हो। क्यों, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर है वो कौन देता है, वो जीन देता है। मतलब हमारी बॉडी में हर करेक्टर की एक जीन होती है। हो सकता है, देखिए जीन्स इनहेरिट भी होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो जीन अब हमेशा ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो जीन्स हेरिडिटरी व्हीकल्स जरूर है, पर अगर आपके अंदर जैसे आपकी मदर की आंखें ब्लैक है, पापा की ब्लू है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ब्लैक और ब्लू ही होगी, आपकी ब्राउन भी हो सकती है। हो सकता है कि पापा की जीन अगर डोमिनेट हो गई तो आपकी ब्लू हो जाए, मम्मा की हो गई तो आपकी ब्लैक हो जाए, और अगर दोनों का ब्लेंड हो गई जीन्स तो एक नया इफेक्ट आ गया, क्या ये आपकी ब्राउन हो गई। तो मतलब कहने का मतलब है कि जीन्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी व्हीकल्स होते हैं। तीसरी चीज जो कॉमन है, दैट इज मेटाबॉलिक मशीनरी। हर सेल के अंदर, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, हर सेल के अंदर यहाँ पे लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनेलीज।
ठीक है, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ऐसे नाम तो सुन रखे होंगे, नहीं भी सुन रखे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ याद रखो कि जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग शेप के, जो कि अलग अलग काम करते हैं सेल के लिए। कोई सेल को क्लीन करता है, कोई सेल के लिए कुछ बनाता है, मतलब हम कह सकते हैं ये सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक मतलब समझते हैं आप? मेटाबॉलिक का मतलब कोई सेल में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कई ऑर्गेनाइज उसके साथ उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अगर कोई चीज़ टूटने की ज़रूरत है तो कुछ ऑर्गेनाइज उसको तोड़ने की, मतलब मेटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना या बनाना। तो सिंथेसिस या ब्रेकडाउन सेल के अंदर हो रहा है, और वो सब किसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, किसकी सिंथेसिस किस टाइम होनी चाहिए, कब सेल क्लीन होना चाहिए, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइज, राइट। तो दे आर प्रेजेंट, दीज आर द सर्टेन बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो हर सेल के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में एक मेटाबॉलिक मशीनरी है। हो सकता है बहुत एडवांस नहीं हो किसी सेल के अंदर, पर स्टिल देयर इज सम मेटाबॉलिक मशीनरी सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड बेटर टू द एनवायरमेंट। तो 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक आपको क्लियर है। वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आपने पढ़ा जीन्स। तीसरा आपने पढ़ा मेटाबॉलिक मशीनरी। So these are the 3 basic characteristics which are present in all cells. अब हमारे पास दो तरह के ब्रॉडली हमने सेल को क्लासिफाई किया है। एक हमारा प्रिमिटिव तरह का सेल है प्रोकैरियोटिक, और एक हमारा एडवांस तरह का सेल है यूकैरियोटिक। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूकैरियोटिक में भी होगी, हमने किया है अभी, है ना। तो ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दोनों की, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, राइट, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और सिमिलरली साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक में भी होगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है लेकिन वो एक वेल इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर है, मतलब एक मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। और जो ये मेम्ब्रेन जो कि इनक्लोज कर रही है जेनेटिक मटेरियल को, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो ऐसी चीज प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें नहीं दिखती, मतलब कोई कुछ सराउंड जेनेटिक मटेरियल को नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही हो गई ना, या आप अभी कह सकते हो कि इट हैज नो न्यूक्लियस, ठीक है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो नेकेड पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इट इज वेल इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिविंग राइज टू अ न्यूक्लियस। अगला क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर वो जो बॉडीज हमने पढ़ी, ऑर्गेनालीज, जो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक मशीनरी बनाती हैं, तो जो ऑर्गेनालीज है हमारे पास वो सारी ऑर्गेनालीज नहीं है प्रोकैरियोटिक में। आप कह सकते हो सिर्फ एक या दो ही ऑर्गेनालीज हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखती है, जैसे कि राइबोसोम हो गए, अभी हम पढ़ेंगे राइबोसोम एक ऑर्गेनाली होता है। तो राइबोसोम आपको दिखते हैं पर उतने एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हो कि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इट हैज नो ऑर्गेनालीज एक्सेप्ट राइबोसोम्स। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिक मशीनरी है, इसलिए ये एक एडवांस तरह का सेल है, जो इसका फंक्शन है वो काफी इफेक्टिव है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम इसको लिस्ट करते हैं टैबुलर फॉर्म में। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक इज क्वाइट बिग इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो हमने पढ़ा ना अभी, न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये सब, दे लाई नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो कोई चीज अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है तो वो आराम से आपकी जीन्स को, आपके न्यूक्लियर मटेरियल को अफेक्ट कर सकती है। पर ऐसा यूकैरियोटिक में नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास एक परफेक्ट मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है।
अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर भी हो गया तो वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और हमारा जेनेटिक मटेरियल सेफ रहेगा। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब देखिए क्रोमोसोम जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का ही पार्ट है। अभी आप इसको ऐसे ही लर्न करो, अभी हम डिटेल में आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस नहीं है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मटेरियल और ये छोटी सी बॉडी, ये यूकैरियोटिक में दिखता है आपको, लेकिन यहाँ पे अंदर सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, लेकिन ये चीज आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या है, सेल है और सीधा जेनेटिक मटेरियल, वहां पे कोई न्यूक्लियोलस नहीं है। न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, ये सेल के लिए कुछ ऑर्गेनेली सिंथेसाइज करता है, जैसे कि राइबोसोम। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे आपको पता है एक सेल आगे सेल बना सकता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवीजन होती है, मतलब एक सेल जो आगे सेल बनाता है वो सिंपल मेथड से बनाता है, जैसे कि फिशन। फिशन का मतलब होता है कि एक सेल थोड़ा साइज में बड़ा हुआ, उसका ये न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा क्या कहते हैं डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन अपीयर हुई, फाइनली ये दोनों यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा और फाइनली ये दो सेल में डिवाइड हो गया। तो एक सिंपल सा आप कह सकते हो इसमें डिवीजन है, दैट इज फिशन। फिशन मतलब टूटना, एक सेल का दो में या कुछ ज्यादा सेल में वो टूट सकता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। लेकिन यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमें न्यूक्लियोलस यहाँ दिखता है। यहाँ पे सेल डिवीजन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि हर चीज एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस एक टेक्निक्स होती है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो माइटोसिस एंड मियोसिस से ये सेल डिवीजन होती है, लाइक इन अस दैट इज मैन। अब अगली बात हम पढ़ना चाहेंगे, हमें पता लग गया सेल दो तरह के, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, हम उसका बेसिक डिफरेंस जान चुके हैं। अब सेल हमें पता कैसे लगा था कि सेल एग्जिस्ट करता है। सी इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, किसमें इन थिन स्लाइस ऑफ कॉक इन 1965। रॉबर्ट हुक, कॉक का मतलब होता है बार्क ऑफ ट्री, कॉक का मतलब क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री। सबसे पहले ये जो सेल है, ये सेल रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने कॉक मतलब बार्क ऑफ ट्री का एक थिन स्लाइस लिया। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट तब डिस्कवर हो चुका था, अभी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी सी चीज को भी बड़ा करके हमें दिखाता है, ठीक है। तो उस टाइम साइमल्टेनियस डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की भी हो चुकी थी। तो रॉबर्ट हुक ने एक वो थिन बार्क ऑफ ट्री के अंदर माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए देखा, तो उनको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे। आप देख पा रहे हो ना, इस तरह से ऐसे बॉक्सेस टाइप स्ट्रक्चर्स दिखे, ठीक है। इनको उन्होंने क्या नाम दिया, इन बॉक्सेस को उन्होंने बुलाया कंपार्टमेंट्स। इन बॉक्सेस को उन्होंने क्या बुलाया, कंपार्टमेंट्स। और लेटर ऑन ये कंपार्टमेंट वर्ड किससे रिप्लेस हो गया, बाय द टर्म सेल। तब समझ गए कि रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे इसको डिस्कवर किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉक। कब किया, 1965 में। कैसे किया, by the use of microscope, which is an instrument which can magnify the small objects. So this is how the discovery of cell took place. So as I told you that microscope is an instrument which can magnify small objects, which can magnify small things or object or organisms, whatever term you can use, ठीक है। और माइक्रोस्कोप ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आज की डेट में तो माइक्रोस्कोप पे बहुत काम होता है। एक माइक्रोबायोलॉजी एक प्रॉपर एक आप कह सकते हो कि आगे आप पढ़ोगे 12th के बाद, कॉलेज के बाद, तो एक अलग से फील्ड बन चुकी है जहाँ टोटली माइक्रोस्कोप पे काम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी होती है। तो जितनी भी माइक्रो चीज़ें हैं वो किससे हम विजुलाइज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से, यहाँ पे हम जिसको हमने विजुलाइज करना होता है रखते हैं, यहाँ लेंस से हम देखते हैं, यहाँ पे इन लेंस की पावर होती है चीज़ों को मैग्नीफाई करने की, और हमें वो चीज़ दिख जाती है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी होता है, मिरर भी होता है।
यहाँ से आप ये एडजस्टेबल स्क्रू से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे इस पोर्शन को कर सकते हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये वॉलंटियर थे, ये एंटन वैन ल्यूनॉक जिन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। और साइंस की फील्ड में ये डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप ना होता तो जो हमारे आसपास बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखती, उनको देखना, उनके बारे में पढ़ना कभी पॉसिबल नहीं होता। So microscope is an instrument that is used to magnify small objects. जैसे कि आप देख रहे हो, शुरू में माइक्रोस्कोप इस तरह का बना था, पर आज की डेट में इतना आप कह सकते हो एडवांसमेंट हो चुका है। ये जो माइक्रोस्कोप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और आपको पता है इसकी मैग्निफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। So when he saw the internal structure, रॉबर्ट हुक ने जब इंटरनल स्ट्रक्चर कॉक का देखा माइक्रोस्कोप से, तो उनको वहां पे क्या दिखे, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कंपार्टमेंट्स की तरह दिखे, जैसे कि आप देख रहे हो। So earlier the cells were named as compartments, but later on it was replaced by term cell. अब सेल है तो सेल के बारे में, अगर जैसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कर दी सेल की, तो सेल के बारे में कुछ हमें पता तो होना चाहिए ना। तो सेल के बारे में जो सबसे आप कह सकते हो जो फर्स्ट चीज़ें हमें पता लगी, वो एक सेल थ्योरी के थ्रू पता लगी। और कौन से साइंटिस्ट ने दी? शील्डन एंड शॉन। और इस थ्योरी के अंदर आर वर्चो एक साइंटिस्ट थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। देखते हैं शील्डन और शॉन के अकॉर्डिंग क्या था। उन्होंने कहा कि सेल हमारी बॉडी का या हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सेल बना रहा है, ठीक है। मतलब सबसे छोटी चीज क्या है हमारी बॉडी में? सेल। एंड सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो फंक्शन के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन काम कर रहा है, ऑर्गन मतलब टिश्यू काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली काम कर कौन रहा है? ऑब्वियसली कौन कर रहा है? सेल। तो सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये शील्डन एंड शॉन ने अपनी सेल थ्योरी में कहा। और जो तीसरा हमें मतलब आप कह सकते हो स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का, वो आर वर्चो ने दिया। उन्होंने कहा जितने भी सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल्स का जो ओरिजिन है कि सेल्स कहाँ से बने, कहाँ से आ रहे हैं, वो नोन नहीं है। इट इज नॉट नोन, ठीक है। तो हमें नहीं पता सेल कहाँ से आ रहे हैं, बस पुराने सेल से नए सेल्स बने जा रहे हैं। और हर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। सो दिस इज व्हाट वाज सेल थ्योरी। Once it is cell is structural unit of life, cell is functional unit of life, and the third point is all cells arise from pre-existing cells, and every organism starts life as a single cell. अब सेल के हमारे पास अलग अलग शेप, साइज और नंबर के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं। अगर हम सेल की शेप की बात करते हैं तो किसी भी सेल की शेप किस बेसिस पे होती है? इस बेसिस पे होती है कि वो फंक्शन को क्या परफॉर्म करने वाला है। अब जैसे कोई सेल जिसने काम करना है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस काम करना है, उसके ये जो साइज है या उसका जो शेप है वो उस तरह से मॉडिफाइड होगी कि वो फैला होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन कि वो क्या परफॉर्म करने वाले। अब आप देखिए ये सेल आपको अलग दिख रहा है, ये सेल आपको अलग दिख रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन इट इज गोइंग टू परफॉर्म। जैसे कुछ सेल्स ऐसे भी है जो अपनी शेप बदल सकते हैं, मतलब उनकी जो शेप है वो वेरिएबल होती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे दो सेल्स बताइए जो अपनी शेप बदल सकते हैं। सो दैट इज WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा। जैसे कि ये फिगर देख रहे हो, दिस इज अमीबा। अमीबा अपनी शेप बदल सकता है एंड दिस इज WBC। इवन द WBC कैन चेंज इट्स शेप। और आपको पता है WBC हमारे वेसल्स में होता है। इट कैन चेंज इट्स शेप एंड इट कैन इवन कम आउट फ्रॉम द वेसल बाय चेंजिंग इट्स शेप in order to engulf any foreign substance which enters in our body and can affect us. WBC का काम यही है बेसिकली। सोल्जर्स है हमारी बॉडी के, हमें कुछ इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको रिमूव कर सकता है। सो कैसे करता है? इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड
थ्रू वेसल बाय चेंजिंग इट्स शेप. तो आप याद रखिएगा कि WBC की भी वेरिएबल शेप होती है, और इस फीचर का बहुत एडवांटेज भी है कि जैसे आपको कुछ इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं. Shape of cells can be spherical, like eggs of many animals. It can be spindle, as you can see this, like smooth muscle fiber. It can be elongated, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी का काम ऐसा भी हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस हो, like nerve cell. और मैंने आपको बताया नर्व सेल का एक स्पेसिफिक नाम है, न्यूरॉन भी बुला सकते हैं हम इसको. Cells can be kidney shaped, लाइक वी हैव स्टोमेटा. आपको पता है स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है ना, और इसका काम होता है यहाँ से पानी और गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, मतलब वाटर इवेपोरेट, ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि इसका पोर कब खुला है कब बंद है. इट कैन बी डिस्क लाइक RBC, एज यू कैन सी दिस. आपको पता है RBC हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. तो इनका सरफेस अंदर से इस तरह से डिजाइंड है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाए. सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, एज यू हैव सीन. हमने कुछ लिस्ट किया, पर इसके अलावा भी बहुत सी शेप्स आपको सेल्स की देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट. ऐसे ही अगर हम सेल के साइज की बात करें तो सेल का साइज भी बहुत वेरी करता है, बहुत छोटे से बहुत बड़ा तक भी हो सकता है. हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, माइकोप्लाज्म. दिस इज वेरी 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 स्मॉल. एंड द लार्जेस्ट सेल वी हैव इज द ऑस्ट्रिच एग. आप देखिए कितने सारे एग्स हैं. ऑस्ट्रिच का एक आपको अलग ही दिख रहा है. इट इज लार्जेस्ट सेल इन मैन. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल है RBC, जिसका साइज सबसे स्मॉल है, और सबसे बड़ा सेल है नर्व सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूरॉन के बारे में. तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी. अब ऐसे ही सेल कितने होंगे बॉडी में, वो भी नंबर के बेसिस पे हमारे पास एक डिवीजन है. अगर किसी की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है, सिंगल सेल्ड बॉडी है, जैसे कि अमीबा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बुलाएंगे यूनिसेलुलर. तो अब बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, वही सेल उनका सारा फंक्शन कर देता है. वो काफी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. और जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं उनको हम बुलाते हैं मल्टी सेलुलर. लाइक अस, वी हैव सो मेनी सेल्स इन आवर बॉडी. अगर अब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करो, देखो आपको सेल के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है. सेल किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कहाँ डिस्कवर किया, कौन से ईयर में डिस्कवर किया, सेल की थ्योरी क्या थी, सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है, साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर, सेल के नंबर के बेस पे कौन कौन से सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आप जान चुके हो, सेल के बेसिक 3 फीचर्स जान चुके हो. तो अगर अब हम सेल को डिटेल में पढ़ते हैं तो देखिए जो स्ट्रक्चर है सेल का, उसमें बेसिकली 2 चीजें होती हैं किसी भी सेल में. बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने आपको बताया था हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुला सकते हैं. तो हर सेल में जो आउटर कवरिंग जैसे व्हाइट व्हाइट सी आपको दिख रही है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. अब इसके अंदर जो भी कुछ होगा, न्यूक्लियस हो, ऑर्गेनेलिज हो, कुछ भी, साइटोप्लाज्म हो, कुछ भी, उन सब चीजों को हम सम अप करके क्या बुलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म. उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म. तो हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर एक आप कह सकते हो लिविंग मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसमें सब कुछ आ जाता है. अब जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी कुछ सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर जो भी कुछ इसके अंदर है, दैट इज ऑल प्रोटोप्लाज्म. इट इज लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक तो लिक्विड, इस तरह से, इस लिक्विड को आप क्या बुलाते हो? साइटोप्लाज्म. ठीक है. और क्या होता है इसके अंदर? न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियर मटेरियल होता है. तो प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स. वन इज द लिक्विड मटेरियल, यहां मैं लिख देती हूँ, liquid material, cytoplasm, and the nucleus which contains the nuclear material. So cytoplasm is the liquid material, nucleus is the one which contains nuclear material. अब अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया कि जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन.
आउटर कवरिंग को क्या बुलाते हो आप? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल सेल। होती क्या है आप देख पा रहे हो, सबसे बाहर की कवरिंग है, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। जो ये सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज लिविंग इन नेचर। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, नॉट सेल्स मतलब इसका नेचर की बात कर रही हूँ मैं। इसकी नेचर क्या होती है, ये लिविंग होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है और बहुत ही डेलिकेट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में है। बाहर की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, लिविंग है, थिन है और बहुत ही एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे भी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि देखिए इसी से कोई चीजें अंदर बाहर आ जा सकती है ना। आ जा सकती है ना। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि सेल के अंदर कोई भी चीज आ जाए, क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन वाली चीज आ गई तो ऑब्वियसली सेल खराब हो जाएगा। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन की नेचर होती है कि वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से पास होने देती है। और ये किससे बनी होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से। सो दिस इज व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, आई थिंक यू गॉट इट। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही होती है। आउटर कवरिंग होती है, थिन होती है, लिविंग होती है, डेलिकेट और सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से पास होने देती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फंक्शन क्या रहेगा, ऑब्वियसली आउटर कवरिंग है, सेल को सपोर्ट कर रही है, सेमी परमिएबल है, चीजों का एक्सचेंज भी इससे हो रहा है, और क्योंकि ये आउटर कवरिंग है तो ये शेप भी सेल को दे रही है। अब ऐसे ही हमारे पास सेल वॉल होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास हो गई सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेल वॉल। लेकिन ये सेल वॉल हर सेल में नहीं होती है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये होती कहाँ है, इट इज प्रेजेंट आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर होगी, उसके बाहर ये सेल वॉल होगी। इसका नेचर होता है डेड, और मोस्टली ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से। लेकिन फंगस एक ऐसा आप कह सकते हो है, हमारे पास ग्रुप है जिसकी सेल वॉल सेलुलोज से ना बने होकर एक हार्ड मटेरियल से बनी होती है, दैट इज काइटिन। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और ये भी चीजों को अपने में से अंदर बाहर पास होने देती है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल है, किसी को भी अपने में से पास होने देती है, चाहे वो कोई हार्मफुल सब्सटेंस है चाहे कोई यूजफुल। तो आप याद रखिएगा कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो अगर फंक्शन की बात करें, सपोर्ट तो ये भी दे रही है, शेप ये भी दे रही है क्योंकि आउटर कवरिंग है, और चीजों को अंदर बाहर आने में भी हेल्प कर रही है। बट इसका ये नुकसान है, ये फ्रीली परमिएबल है, ये किसी को भी अपने में से पास होने देती है। बट इतना कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है। तो चाहे सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से पास होकर अंदर सेल के अंदर जाने देगी। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर यहाँ पे एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये आउटर कवरिंग आपको दिख रही है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। देखिए ये तो आपका सेल हो गया ना, मैं अभी सिर्फ न्यूक्लियस बना रही हूँ। तो अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं तो ये जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे होता है न्यूक्लियर मटेरियल, और यहाँ पे एक छोटी सी राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियोलस। हम इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये भी जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह की एक मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। ये भी सेमी परमिएबल है, मतलब ये भी सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से अंदर बाहर
जाने देती है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो सिलेक्टिव परमिएबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर किसी कारण हमारा जेनेटिक मटेरियल ख़राब हो जाता है तो पूरा सेल का जो फंक्शनिंग है, क्योंकि एक तरह से ब्रेन ऑफ सेल होता है, तो पूरा ही सेल का फंक्शन ख़राब हो सकता है। तो ये जो न्यूक्लियर मटीरियल है ये तो इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है ताकि कोई ऐसी चीज अंदर ना चली जाए जो जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करे। ठीक है, इसके अंदर, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस होती है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब इन पोर्स के थ्रू सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से अंदर बाहर जाने देती है। गॉट इट? तो हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो लिक्विड मटेरियल मतलब साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियर मटेरियल से सेपरेट करती है। इसके अंदर पोर्स है जो चीजों को पास करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो छोटी सी बॉडी है इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोलस, और ये हमारा न्यूक्लियर मटेरियल। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब जो कि ये आपने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है। जैसे साइटोप्लाज्म बाहर सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड भी साइटोप्लाज्म ही होता है, पर क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बुलाते हैं। अब रहा इसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल और न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियर मटीरियल क्या होता है? ये जो न्यूक्लियर मटीरियल है इसका मतलब होता है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स। शुरू में ये जो आपको ऐसे मैंने आप गुच्छमुच्छ सा बना दिया थोड़ा सा, है ना, तो ये जो बिल्कुल इंटैंगल सा हुआ हुआ है, ये एक्चुअली बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस तरह से पड़े हुए हैं। तो पहले शुरू में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको हम क्रोमैटिन मटेरियल बुलाते हैं। ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जब क्रोमोसोम्स थोड़े, आप कह सकते हो, एक दो आपस में फ्यूज करते हैं तो वो क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। क्रोमोसोम की शेप अगर हम देखें तो रिबन शेप बन जाती है, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं, दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम इज समहाउ रिबन लाइक। जिसमें ये बीच में आपको एक बॉडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। इसको हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोसोम। और ये जो इसकी आर्म्स दिख रही हैं, दीज आर क्रोमैटिड आर्म्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आप समझ गए। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्रोमैटिन मटेरियल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, विच फर्दर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये किससे बने होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो कि सारी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी में किस तरह से क्या फंक्शनिंग होनी है, दैट इज ऑल इन द डीएनए। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पूरे डीएनए और प्रोटीन से बने हैं, और इस पे कुछ आप कह सकते हो ऐसे डॉट डॉट से सेगमेंट्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बुलाते हैं? जीन्स। दे आर कॉल्ड एज जीन्स। जीन्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो जीन्स है ये क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। जीन्स का काम है हर करेक्टर को, मतलब दे कॉरेस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी करेक्टर। हर करेक्टर के लिए हमारी बॉडी में एक जीन है, एंड जीन आर ऑल्सो हेरिडिटरी व्हीकल्स। जीन्स आर हेरिडिटरी व्हीकल्स, जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे करेक्टर्स जो पेरेंट्स से हमें इनहेरिट होते हैं, वो जीन्स के थ्रू ही होते हैं। अब ये क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में? ये क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, ये हर स्पीशीज के अंदर ये क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीशीज में क्या होता है? द नंबर इज फिक्स्ड। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो हमारे हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर का मतलब टोटल नंबर कितना हुआ? 46। पेयर का मतलब होता है जैसे ये क्रोमोसोम तो ये एक पेयर हो गया, ऐसे 23 पेयर्स है हमारे अंदर। दैट इज वी इन ईच सेल वी हैव 46 क्रोमोसोम, एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, जिनके अंदर जो हमारे सेक्स सेल्स है, मतलब एग और स्पर्म हो गया, उनके अंदर ये 46 ना होकर, 23 पेयर्स ना होकर, ये सिर्फ 23 प्रेजेंट है। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि जब पेरेंट्स मेल और फीमेल आप कह लो जब फ्यूज करेंगे तो उनके जो सेक्स सेल्स है, मतलब स्पर्म और एग, जो स्पर्म और एग है, जब ये फ्यूज करेंगे तो अगर इनमें 23 क्रोमोसोम होंगे तभी तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, और 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स विच विल गिव राइज टू अ ह्यूमन स्पीशीज, मतलब मैन।
राइट तो ये जो हमारी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए जो क्रोमोसोम का नंबर है ये हर स्पीशीज में फिक्स्ड होता है. एलिफेंट में अलग होता है, कैट में अलग होता है, रैट में अलग होता है, मैन में अलग होता है. तो टू रिस्टोर दिस नंबर, जो सेक्स सेल्स हैं वो उनमें आप कह सकते हो फुल सेट ना होकर हाफ सेट ही प्रेजेंट होता है. समझ गए आप इसके बारे में कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस राउंड बॉडी इज कॉल्ड, स्मॉल ओवल बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ये किससे बनी है? प्रोटीन से. और एक जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर और होता है आरएनए. देखिए डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ के अंदर आरएनए होता है. जैसे वायरसेस है उनमें आरएनए है. हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल, हमारा मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है. न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है. ठीक है, तो ये वेरी करता है कि कुछ स्पीशीज में डीएनए और कुछ स्पीशीज में आरएनए, पर दोनों का फंक्शन सेम है. मतलब ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है. न्यूक्लियोलस का काम, जैसे हम न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन्स और आरएनए से बना है, इसका काम है एक ऑर्गेनेली बनाना. और वो ऑर्गेनेली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनेली हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाती है. और आपको पता है प्रोटीन्स का कितना यूज है हमारी बॉडी में, है ना. तो वो ऑर्गेनेली कौन सी सिंथेसाइज करते हैं जो हमारे लिए प्रोटीन बनाती है? दैट इज राइबोसोम. तो न्यूक्लियोलस एक स्मॉल ओवल बॉडी है, प्रोटीन और आरएनए से बनी है, और इसका काम है एक ऑर्गेनेली बनाना जिसको हम क्या बुलाते हैं? राइबोसोम. अब आप समझ ही गए हैं न्यूक्लियस के बारे में. आपको क्लियर है कि न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, पोर्स से कैसे एक्सचेंज होता है. ठीक है, बस हम देखते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल में हम क्या लिखेंगे. देखिए न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास क्या है? इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स. वो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से. सेगमेंट्स ऑफ डीएनए उनको हम क्या बुलाते हैं? जीन्स, जिनका काम क्या है? दे ट्रांसफर characters from parents to offspring, and for each character there is a gene in us. तो न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या रहता है? सेल साइकिल को रेगुलेट करता है कि किस तरह से, मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल ही तो है जो आप कह सकते हो स्प्लिट होकर अलग अलग सेल्स में, नए सेल्स जो बनते हैं उसमें जाता है. सेल साइकिल रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कब क्या बनना चाहिए, कब टूटना चाहिए, मतलब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इसमें जीन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही हैं. दे ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो न्यूक्लियस जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म हम बात कर चुके हैं क्या है? लिक्विड मटेरियल. ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, और ये सारा जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं? साइटोसोल. ये काफी डेंस होता है, ये साइटोसोल विस्कस होता है. इसके अंदर ऑर्गेनालीज होती हैं. ये देखिए आप ऑर्गेनालीज, ये ऑर्गेनालीज मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग तरह से काम करती है. कुछ सेल के लिए कुछ बना रही हैं, कुछ सेल को साफ कर रही हैं, कुछ सेल में कोई फॉरेन चीज आ गई उसको खा रही हैं. तो ये अलग अलग तरह के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे लिए करती है. So cytoplasm contains certain different structures called organelles, and they may be synthesizing something for the cell, or they may be cleaning the cell, they may be protecting cell, or they may store substances. तो साइटोप्लाज्म में ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनालीज कहते हैं, और इनका काम क्या है? दे मे सिंथेसाइज समथिंग फॉर द सेल. हो सकता है ये सेल को क्लीन कर रही हो सकता है इनमें से कुछ प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर कर रही हैं. ऐसे बहुत से फंक्शन ऑर्गेनालीज करती है. तो पढ़ते हैं हम ऑर्गेनालीज के बारे में. आप फिगर में भी देख पा रहे हो बहुत सी ऑर्गेनालीज है. देखो आरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वेक्यूल, लाइसोसोम, है ना. ये सब क्या है? सेंट्रोसोम. सारी की सारी ऑर्गेनालीज है. तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो द डिफरेंट ऑर्गेनालीज दैट आर प्रेजेंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिगर में आप देखिए ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. वी हैव राइबोसोम. राइबोसोम अगर आप देखोगे तो ये छोटी छोटी बॉडीज जो आपको दिख रही हैं, दीज आर राइबोसोम्स. वेक्यूल, वेक्यूल आप देखोगे, वेक्यूल प्लांट सेल में तो काफी बड़ा होता है, ये एनिमल सेल है तो इसलिए आपको छोटा सा दिख रहा है इसके अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख रहे हो रॉड शेप का स्ट्रक्चर, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. गोल्जी बॉडी, ये आप देख रहे हो स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, दिस इज गोल्जी बॉडी.
सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम भी आपके पास है, ये देखो आप स्टार लाइक सा दिख रहा है, दिस इज सेंट्रोजोम. प्लास्टिड, क्योंकि एनिमल सेल है तो प्लास्टिड इसमें नहीं होता है, तो इसलिए फिगर में नहीं है प्लास्टिड, पर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. लाइजोसोम भी छोटी छोटी राउंड बॉडीज आपको दिख रही हैं. तो पढ़ते हैं हम पहली ऑर्गेनाली के बारे में डिटेल में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विच इज इनक्लोजिंग अ फ्लूइड. ठीक है, कि बिल्कुल अक्सर हमें न्यूक्लियस के पास ही जॉइंट मिलता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक RER और एक SER. R का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्क क्या है दोनों में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ एक छोटी छोटी राउंड बॉडीज अटैच्ड होती है, जिनको हम, हमारी दूसरी ऑर्गेनाली होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइबोसोम. और जो SCR होता है, इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते, ये सिर्फ ऐसे ही रेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो. ठीक है, तो हमारे पास RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े हुए. तो क्लियर है ना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज राइबोसोम अटैच्ड. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज नो राइबोसोम अटैच्ड टू इट. और अगर फंक्शंस की बात करें तो देखते हैं, अगर फंक्शन की बात करें तो जो SCR है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे लिए फैट्स वगैरह वगैरह कुछ चीजें सिंथेसाइज करता है. अगर हम ER की बात करें, चाहे SCR चाहे RER, ये सेल के स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाता है. इट फॉर्म्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन बोन्स बनाती है, ऐसे ही सेल का जो स्केलेटन होता है वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे RER है चाहे SCR है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो इसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन्स बनाएंगे, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोटीन्स की, आप कह सकते हो, फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी इन्वॉल्व है. SCR सेल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. अगर कोई हार्मफुल चीज घुस गई है तो इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास राइबोसोम. राइबोसोम जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ये पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी राउंड बॉडी हमने पढ़ी थी, वो ही ऑर्गेनेली बना रही है राइबोसोम. तो राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस. अदरवाइज ये दिखते कैसे, आप फिगर में देख पा रहे हो, छोटी छोटी स्फेरिकल से पार्टिकल्स हैं जो हमें खाली भी दिख रहे हैं और RER के साथ भी अटैच्ड है. इनके अंदर RNA, इनका जेनेटिक मटेरियल अपना होता है, दैट इज RNA, और ये प्रोटीन्स भी से भी बने होते हैं. और इनका काम ही क्या है? ये प्रोटीन्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रोटीन भी होता है. सो दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स. They are called as factory of proteins because they are involved in protein synthesis. नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी इस तरह से आप कह सकते हो मेम्ब्रेन्स जो कि एक दूसरे के ऊपर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स विच आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, और इससे इस तरह से ये सिक्रीटरी वेसिकल्स भी निकलती है. तो हम इसको कैसे बताएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड वेसिकल्स, इनमें सब में फ्लूइड है और इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स हैं. इन फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. This flattened membranes which are stacked over one another is called as cisternae. प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी का एक स्पेशल नाम है डिक्टियोसोम. फंक्शन सेम है. प्लांट सेल में इस ऑर्गेनेली को हम डिक्टियोसोम भी बुलाते हैं. इसका फंक्शन है, ये एक तरह से मूवर्स एंड पैकर्स की तरह काम करता है. ये कुछ चीज़ों को सेलुलर सिक्रीशंस करता भी है, कुछ चीज़ें बनाता भी है, उनको पैक भी करता है और डिस्पैच भी सेल के अंदर जहाँ चाहिए वहाँ पे डिस्पैच भी करता है. Even it is involved in the formation of cell membrane. जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है उसके फॉर्मेशन में भी इसका रोल है. लाइजोसोम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सेल के अंदर ऐसे ऐसे राउंड बॉडीज हमने देखी थी, बहुत माइन्यूट. दीज आर कॉल्ड एज लाइजोसोम.
इन लाइजोसोम्स में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से ये भरे होते हैं. ये फ्लूइड फिल्ड बॉडीज होती है और ये फ्लूइड क्या होता है, एंजाइम, वो भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इनका काम क्या है, कोई फॉरेन चीज घुस आई ये उसको खा लेते हैं. इवन अगर सेल किसी कारण खराब हो गया तो ये पूरे के पूरे सेल को भी, जैसे कि आप देखो ये सेल का ही पार्ट है, लेकिन पूरे के पूरा सेल भी इसके अंदर आ सकता है इफ इट गेट्स डैमेज्ड, तभी, ऐसे अदरवाइज नहीं. तो इसलिए एक तरह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बुलाते हैं, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाए तो वो सुसाइड कहाँ करेगा, उसका कुआं कहाँ है मरने के लिए, दैट इज इन लाइसोसोम्स. तो इनका फंक्शन रहता है, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल्स, पार्टिकल्स विच एंटर इनटू द सेल. कोई सेल खराब हो गई उसको खा जाता है. एंड दे एक्ट एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल इफ इट गेट्स डैमेज्ड. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से हमें कैसा दिखता है, रॉड शेप्ड. इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है. एक मेम्ब्रेन हमारे पास होती है जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिगर से ही हम करते हैं. एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जैसे कि आप देख पा रहे हो. एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन जो है वो काफी फोल्डेड है, जैसे इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से है. जो इनर मेम्ब्रेन है ये काफी फोल्डेड है और इस फोल्ड्स को, इन फोल्ड्स को हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टा. प्लीज आप सिस्टर्नी के साथ मत कंफ्यूज होना. वो जो गोल्जी बॉडी के फ्लैट स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे, सिस्टर्नी. ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, क्रिस्टा. तो सबसे पहले ये रॉड शेप्ड है, दो मेम्ब्रेन्स है. आउटर मेम्ब्रेन पोरस है ताकि चीजें अंदर बाहर जा सके. अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड है, फोल्ड्स को हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टा. और इनके अंदर एक छोटी छोटी राउंड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जिनको हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीजोम्स. इस पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की जो कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड होता है. इस फ्लूइड का नाम होता है मैट्रिक्स. क्या बुलाते हो आप, मैट्रिक्स. इस लिक्विड मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, और यहाँ इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस बताइए जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है. तो अभी तक आपने एक राइबोसोम पढ़ा है जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल था, और दूसरा आप ये पढ़ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है. चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए है तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल ना. तो इसके मैट्रिक्स में भी डीएनए और राइबोसोम होता है. इसका फंक्शन क्या है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. देखिए हमारे पावर स्टेशंस क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं. तो सेल का पावर हाउस मतलब पावर स्टेशन क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया. क्योंकि इसका काम है कि ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है उसको, और उससे क्या लिबरेट करता है, एनर्जी. और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, और वो केमिकल फॉर्म क्या होती है, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल. एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, नेम पावर हाउस ऑफ सेल. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों कहते हैं, बिकॉज its function is to oxidize food to produce energy, and energy is in the form of chemical form, that is ATP, adenosine triphosphate. और ATP को हम एक नाम से बुलाते हैं करेंसी ऑफ सेल. देखिए करेंसी क्या होती है, जिसको आप खर्च कर पाओ. तो सेल की करेंसी क्या है, एनर्जी, जिसको वो खर्च कर सकता है. सो ATP is called as currency of cell and mitochondria is called as power house of cell. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास प्लास्टिड. अभी तक जितनी भी ऑर्गेनेलिस करी वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थी और वो एनिमल सेल में भी थी. लेकिन जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है. तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, दैट इज कलरलेस. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी कलर होता है, लेकिन उसका कलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन. क्रोमोप्लास्ट का कलर कुछ भी हो सकता है. क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका कलर हमेशा क्या होता है, ग्रीन. और यही कारण है कि प्लांट्स का ग्रीन कलर है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उनको ग्रीन कलर देता है. अब क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है देखते हैं हम थोड़ा. देखिए अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखिए तो क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन. कोई फोल्ड्स नहीं है, बस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. इसके अंदर फ्लूइड होता है. इस फ्लूइड को भी हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बुला रहे थे, इसमें भी हम इसको मैट्रिक्स बुला सकते हैं, और इसको हम स्ट्रोमा भी बुला सकते हैं फ्लूइड को.
इसके अंदर जैसे आप कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, पाइल्ड अप कर दो कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ही इसमें लैमिली टाइप स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल्ड अप होते हैं, और इन एक को हम बुलाते हैं लैमिली। अगर आप एक की बात करोगे तो एक को हम बुलाएंगे लैमिली, लेकिन जब ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हो जाते हैं तो इनका हम एक नाम रखते हैं ग्रैना, दे आर कॉल्ड एज ग्रैना। तो ये आपके पास हो गए ग्रैना और ग्रैनम, और एक अकेला क्या होता है, थाइलोकॉइड भी बोल सकते हो, एक अकेले को आप लैमिली भी बोल सकते हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना देखने को मिलते हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। किससे जुड़े हुए हैं, जो लैमिली इनको जोड़ रहा है उसको हम बोलेंगे इंटर, मतलब बीच में, ग्रैनल ग्रैना के बीच में, एक उसको आप क्या बोलते हो, लैमिली, एक स्टैक्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, लैमिली। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक आप समझ गए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में मेम्ब्रेन के स्पेस, फ्लूइड जो है स्टोमा, इसमें एक अगर सिंगल ऐसा मेम्ब्रेन पड़ा हो तो उसको आप लैमिली या थाइलोकॉइड कहते हो, और जब ये स्टैक्ड होते हैं तो इनको आप क्या बुलाते हो, ग्रैना और ग्रैनम। अब ये जो ग्रैना होते हैं, ये जो आपने पढ़ा कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, स्टैक्ड स्ट्रक्चर, इन ग्रैना के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जैसे ये आपके पास हो गया, आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया ग्रैना, तो ग्रैना के ये जो लैमिली है इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और आपको पता है क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट for the photosynthesis, which that is the preparation of food, जो green plants कर पाते हैं by utilizing the solar energy. This is what is photosynthesize, और photosynthesis, और इसका function कौन control कर रहा है, कि कौन जरूरी है, photosynthetic pigment. So chlorophyll is one of the photosynthetic pigment. तो इसका काम क्या है प्लास्टिड का, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ग्राना के अंदर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, लेकिन इसका काम अच्छा काम है, स्टोरेज का काम करता है, फूड का फैट स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड है, इसका काम है कलर देना फ्लावर्स को, क्योंकि इसका कलर कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप वैक्यूल की बात करते हो तो वैक्यूल भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में हो सकता है, पर प्लांट सेल में तो बहुत प्रोमिनेंट है, काफी बड़ा साइज का है। इवन प्लांट सेल का जो आप कह सकते हो ज्यादा वेट है, दैट इज ड्यू टू वैक्यूल ओनली। तो वैक्यूल होते क्या है, ये प्लांट सेल का डायग्राम आप देखो, वैक्यूल कितना बड़ा है। सो व्हाट इज इट एक्चुअली, आप देख पा रहे हो, इट इज जस्ट अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इट इज जस्ट अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। एनिमल सेल में होता है कि अक्सर ये होते नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत छोटे साइज के होते हैं और टेम्पररी होते हैं, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में इनका काफी बड़ा साइज होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इनके वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट, और जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर उसको हम क्या बुलाते हैं, सेल सैप। मेन वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। और प्लीज आप याद रखिए प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा है, परमानेंट है, आउटर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, सेल सैप, लेकिन फंक्शन दोनों में किस चीज का है, स्टोरेज का। तो ओवरऑल फंक्शन हम कह सकते हैं वैक्यूल के, क्योंकि इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है, स्टोरेज तो हमने बात कर ही ली है। अब इसमें लिक्विड है तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल के अंदर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, कितना वो पानी बाहर से लेगा या उसको पानी में रखो तो वो रिलीज करेगा, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाली हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसी ऑर्गेनाली है जो सिर्फ एनिमल सेल में है। देखिए अभी तक सारी ऑर्गेनाली सब में थी, सिर्फ प्लांट सेल में आपने प्लास्टिड पढ़े जो होते हैं और एक आपने वैक्यूल पढ़ा जो कि काफी प्रोमिनेंट होता है। अब एक ऑर्गेनाली जो सिर्फ एनिमल सेल में होती है, दैट इज सेंट्रोसोम। It actually consists of two granule-like structure which is called as centrioles. इनका हम इतना डिटेल फंक्शन नहीं करेंगे, इनका काम है सिर्फ कि जब सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस मियोसिस होता है, तो उसमें एक इवेंट होती है कि स्पिंडल बनता है। इस तरह से ये आप देख रहे हो ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल की फॉर्म में, स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स। ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, ये स्पिंडल कौन सिक्रीट करते हैं, इट इज सिक्रीटेड बाय सेंट्रियोल्स, दीज आर सेंट्रियोल्स। दे माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल एंड दे सिक्रीट दिस एस्टर, एस्टर मतलब स्पिंडल फाइबर्स जिसपे क्रोमोसोम
चिपक जाते हैं और फिर यहाँ से डिवीजन हो जाती है। ये अभी हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे माइटोसिस मियोसिस में, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास नहीं है आपके स्टैंडर्ड तक इतना डिटेल। तो आपको सिर्फ याद रखना है एनिमल सेल में है, सेंट्रियोल से बनता है और फंक्शन स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाउ? बाय सेंट्रियोल्स दे माइग्रेट टुवर्ड्स पोल एंड दे सेक्रीट एस्टर. So spindle formation during cell division is the function of centrosome. देखो अब हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल का डिस्कवरी, सेल साइज, नंबर, सब कुछ आप सेल का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। इवन हम सेल के ऑर्गेनालीज के बारे में भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमने ये पढ़ा कि सेल के अंदर चीजें अंदर बाहर जाती हैं, है ना। अब कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा जो इन्वॉल्व होगा जिससे सेल के अंदर चीजें अंदर बाहर जा रही हैं, चाहे कुछ सब्सटेंसेस, चाहे गैसेस, कुछ भी। तो दो बेसिक फिनोमिना है जो चीजें सेल के अंदर बाहर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। वो फिनोमिना है हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। जो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन सबसे अच्छी हमें गैसेस के केस में देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि गैसेस जो होती है उनकी काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसलिए डिफ्यूजन का बेसिक मतलब ही क्या होता है, देखिए आपने जनरल फिनोमिना आपको पता, आपके घर में कुछ स्वाद सी चीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फेवरेट है राजमा, तो सपोज राजमा बन रहे हैं हमारे घर में, अगर मैं बाहर से ही आती हूँ तो मुझे राजमा की फ्रेग्रेंस आती है, मुझे लगता है, मुझे क्रेविंग होती है, मुझे लगता है कि हाँ तो हमारे घर में कुछ अच्छा कुक हुआ है, मेरी फेवरेट है, और मैं उसकी आइडेंटिफाई कर लेती हूँ उस चीज को। वो क्यों? क्योंकि गरम गरम राजमा होते हैं, उसमें गरम गरम गैसेस होती है, खुशबू मिक्स हो जाती है, और वो गैसेस जहाँ पे बन रहे होते हैं वहां से कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे वो नहीं होती, तभी हमें दूर तक फ्रेग्रेंस आ जाती है घर पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कहां से? फ्रॉम, दिस इज बी, राइट, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहां पे जो चीज ज्यादा है वहां से उसका मूवमेंट जहां पे वो कम है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जैसे कि इस फिगर में देखो, यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स की डिफ्यूजन दिखा रहे हैं हम आपको। ये हमारे पास एक सब्सटेंस है और हमने इसमें कुछ और सब्सटेंस डाला है, लेट्स से सॉल्ट डाला है हमने, ठीक है। तो सॉल्ट के ये पार्टिकल्स पहले एक जगह पे इकट्ठे हैं, ये कोई और सब्सटेंस भी ले सकते हो, फिर टाइम के साथ ये यहाँ से सारी जगह पे फैल जाते हैं। आप देखो इस फिगर में ये पूरा फैला हुआ है क्योंकि डिफ्यूजन हो गई है। मतलब वो सब्सटेंस जहां पे ज्यादा था वहां से वो सारा उस जगह फैल गया जहां पे वो नहीं था। दिस इज व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज, देखो सॉलिड पार्टिकल्स तो कर नहीं पाते क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उनमें स्पेसेस नहीं होती है, मूव नहीं कर पाते। लिक्विड में कुछ डिफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पानी ले लो, पानी में इंक की ड्रॉप डालो तो ड्रॉप आप एक जगह पे पड़ रही है पर वो फैल पूरे में जाएगी। सिमिलरली गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन होती है क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो सेल्स में जो रेस्पिरेशन के लिए गैसेस चाहिए, O2 का आना, CO2 का जाना, वो सब किससे हो रहा है? डिफ्यूजन से ही हो रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फिनोमिना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, गैसेस का नहीं होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। वो भी जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं। कहां से? जहां पे वो ज्यादा है वहां पे, जहां पे वो कम है। अब एक सेपरेशन चाहिए हमें जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही जाने दे, लिक्विड को ही जाने दे। इसलिए ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी होता है, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, नॉट द सोल्यूट। जैसे पानी में नमक घोला आपने, लेट्स से मैं एक एक्टिविटी बताती हूँ आपको। यहाँ हमने पानी के अंदर नमक घोल दिया है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्योर वाटर है। दिस इज प्योर वाटर एंड दिस इज सॉल्टी वाटर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, इन दो बीकर को, लेट्स से हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया, यहाँ फिगर ले लेते हैं या इधर देखते हैं, हमने इनको कनेक्ट कर दिया और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया, तो ये हमारा सॉल्टी वाटर हो गया और ये हमारे पास सिंपल पानी है। तो हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट सिर्फ पानी, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा? जहां पे वो ज्यादा है वहां से जहां पे वो कम है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ सॉल्यूट का मूवमेंट ही करती है। तो जो हमारे पास ये होता है मूवमेंट होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब
देखते हैं ऑस्मोसिस को हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हम तीन तरह के सॉल्यूशंस कंसिडर करते हैं. One we have hypotonic solution, other we have hyper, and the other solution we have is isotonic solution. तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है और सोल्यूट का कंटेंट कम होता है. ठीक है. हाइपरटोनिक का मतलब है जिसके अंदर पानी कम होता है लेकिन जो सोल्यूट है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है. मैं आपको समझाती हूँ. इसको देखिए, सपोज आपके पास हम इसको हाइपोटोनिक बनाना है तो इसके अंदर पानी जो है, पानी का अमाउंट क्वाइट हाई है. ठीक है, पानी का कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है, ज्यादा वाटर कंटेंट इसके अंदर है इसके अंदर. और इसमें जो सॉल्ट ले लेते हैं हम, सोल्यूट, सोल्यूट मतलब कुछ भी जो घुला हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, कुछ भी जो घुलने वाले पार्टिकल्स हम इसमें जो डाल रखा है हमने, मतलब सोल्यूट, उसकी कंसंट्रेशन कम है. तो ये बन गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर पानी थोड़ा लेस है, जो वाटर है वो थोड़ा लेस है, लेकिन इसके अंदर जो सोल्यूट, लेट्स से हमने नमक ही ले लिया, उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा है. तो ये आपके पास बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक वो होता है जिसके अंदर पानी भी जितना है, सेम अमाउंट पानी का है, सेम अमाउंट ही सोल्यूट, सपोज हमने सॉल्ट अगर लिया है तो सेम क्वांटिटी में ही दोनों प्रेजेंट है. तो वाटर या कोई भी सॉल्वेंट और सोल्यूट का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम. तो आइसोटोनिक हो गया जिसके अंदर सेम कंसंट्रेशन होती है वाटर की भी और सोल्यूट की भी. यहाँ पे मैंने सेल लिखा है क्योंकि सेल का ही अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक एक्टिविटी जिसमें हम शो करेंगे कि सेल को अगर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखें तो हमें क्या देखने को मिलता है. नाउ लेट्स सी, हम एक सेल ले लेते हैं, लेट्स से आरबीसी. हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. हाइपोटोनिक क्या होता है? जिसके अंदर पानी काफी ज्यादा है, राइट, वाटर जो है वो मोर है अमाउंट में, और जो सोल्यूट है वो कंपैरेटिवली लेस है. हमने इसके अंदर आरबीसी रख दिया, लेट्स से हमने इसके अंदर आरबीसी रख दिया. तो यहाँ पे मैंने आपको वाटर और सोल्यूट भी शो किया. लेट्स से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और ये एक सेल हम इसके अंदर दिखाते हैं, दिस इज आरबीसी. अब जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी काफी ज्यादा क्वांटिटी में है और आरबीसी के अंदर, सेल के अंदर पानी का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन. तो क्या होगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर. और ये जाने में कौन हेल्प करेगा? सोल्यूट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये आरबीसी की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने में से जाने देगी. तो पानी क्योंकि बाहर ज्यादा था तो वो सेल के अंदर चला गया. अब जब सेल के अंदर वो पानी भरने लगा तो सेल थोड़ा बहुत स्वेल होने लगा, मोटा होने लगा, स्वेलिंग होने लगी, सेल के अंदर स्वेल होने लगा. और जब सेल पूरा स्वेल्ड हो गया कि प्रोटोप्लाज्म उसका पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन के साथ ही चिपक गया, मतलब इतना स्वेल हो गया कि वो बिल्कुल ही उसके साथ इंटैक्ट हो गया, उस फुली स्वेल्ड सेल को हमने क्या बुलाया? टर्जिट. और इस फिनोमिना को हमने बोला टर्जिडिटी. समझे आप? हाइपोटोनिक में रखा, बाहर पानी ज्यादा था, पानी अंदर जाने लगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ने ये मूवमेंट अलाउ किया, सेल स्वेल होने लगा, काफी स्वेल हो गया कि प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल इंटैक्ट हो गया, और फुली स्वेल्ड सेल आपके पास टर्जिड हो गया, और ये पूरा फिनोमिना हो गया टर्जिडिटी. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप रखो तो पानी हमेशा अंदर जाएगा, ऑस्मोसिस जो होगी, मूवमेंट जो होगा पानी का अंदर होगा इनटू द सेल. तो आप कह सकते हो कि एंडो ऑस्मोसिस विल अकर, which will result in turgidity. Endo means inside, osmosis मतलब पानी का movement into the cell. तो देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे कि जब आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो बाहर पानी ज्यादा होता है, तो पानी सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाता है, जिसको आप एंडोस्मोसिस कहते हो, जिसके कारण सेल स्वेल होने लगता है, और फुली स्वोलन सेल को आप क्या बुलाते हो? टर्जिट. ये देखिए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आप देखो सेल कैसे बड़ा हो गया साइज में. सो दिस इज व्हाट इज टर्जिडिटी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी कम है, सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है.
ठीक है, तो लेट्स से अब इसमें हम सेल से कंफ्यूज ना हो जाए तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये तो आपको क्लियर है ना कि वाटर जो है वो लेस है और जो सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है उसका अमाउंट क्या है, मोर। हमने सेल रख दिया। अब बाहर सॉल्यूशन में पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है ना, तो ये पानी बाहर सेल से आना शुरू हो जाएगा। तो यहां मूवमेंट पानी की कहां से हो रही है, सेल से बाहर निकल रहा है, जिसको आप क्या बुलाओगे, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन। अगेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का तो रोल रहेगा ही। अब सेल से कुछ चीज निकल रही है तो सेल क्या होने लगेगा, सेल विल स्टार्ट श्रिंकिंग, श्रिंक होने लगेगा। और इतना जब श्रिंक हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन ये रह गई, प्रोटोप्लाज्म इतना सा हो गया, मुरझा गया सेल बिल्कुल, तो फुली श्रिंक सेल को हम क्या बुलाते हैं, फ्लैसिड। तो आप लिखेंगे कैसे, सेल को जब हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो पानी सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप बोलोगे एक्सोस्मोसिस, जिस करके सेल श्रिंक होगा एंड इट विल बिकम फ्लैसिड एंड द फिनोमिना इज फ्लैसिडिटी। आप फिगर में भी देख सकते हो, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसे छोटा सा हो गया साइज में। अब जब आप इसको आइसोटोनिक में रखते हो तो नथिंग हैपेंस, क्यों, क्योंकि बाहर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है और इसके अंदर तो इट रिमेन एज सच, नथिंग हैपेंस, कोई मूवमेंट कहीं भी, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए हम एक फिनोमिना कर रहे हैं, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस, एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। लेट्स से आपने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने लेट्स से कोई सेल रख दिया। आपको पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी सेल से बाहर मूव करने लगेगा। हम पढ़ चुके हैं क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। इस एक्सोऑस्मोसिस से जो सेल है वो श्रिंक होने लगेगा, फाइनली वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल ही आप कह सकते हो अलग हो जाएगा और बिल्कुल ही सुकड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बुलाते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस। लेकिन अगर ये फ्लैसिड सेल है, जो लेट्स से आपका ये फ्लैसिड सेल हो गया, ये सेल ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया, अगर आप इसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दो, अगर आप इसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दो, हाइपोटोनिक कौन सा होता है, जिसमें पानी का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर आप इस फ्लैसिड सेल को इसके अंदर रख दो तो पानी सॉल्यूशन से बाहर से इसके अंदर दोबारा से जाने लगेगा, मतलब एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, जिससे ये सेल स्वेल होने लगेगा, स्वेल होकर ये टर्जिड हो जाएगा और वापस से इसकी फ्लैसिडिटी खत्म और टर्जिडिटी इसके अंदर आ जाएगी, हेल्दी हो जाएगा। मतलब ये सेल जो ऐसे श्रिंक था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से दोबारा से इस तरह से हो जाएगा। तो मतलब प्लाज्मोलिसिस मतलब फ्लैसिड हो जाना वाला प्रोसीजर जब आप उसको हाइपरटोनिक में रखते हो, और प्लाज्मोलिसिस कैन बी रिवर्स्ड मतलब डी प्लाज्मोलिसिस कर सकते हो कब, जब आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दो। लेकिन देखिए जब आपने फ्लैसिड सेल को वापस से हाइपोटोनिक में रखा तो ऐसा नहीं कि आपने आज मतलब वो फ्लैसिड हो गया सेल, आपने उसको कुछ टाइम रखा और फिर उसके बाद उसको पानी में रखे तो फिर से हेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सेल उस जो उसमें ऐसे चेंजेस आए हैं उनको वापस से रिवर्स कर सकता है, कि वो वापस से टर्जिड हो सकता है। पर अगर वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड निकल जाता है और वो बिल्कुल ही मुरझा जाता है सेल, तो वो डेड हो जाएगा, वो वापस से टर्जिड नहीं हो पाएगा। मतलब plasmolysis can be done, can be reversed, can be deplasmolized, can be converted into deplasmolysis, but up to certain time period. तभी जैसे प्लांट्स जो होते हैं मुरझा जाते हैं पानी ना मिलने पे, लेकिन जब आप उसको पानी डालते हो तो वो वापस से हेल्दी हो जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि आपने एक प्लांट में पानी नहीं डाला, काफी दिन वो पड़ा रहा, बिल्कुल ही मुरझा गया, बिल्कुल ही डेड हो गया, हमें लगा प्लांट के उसके पत्ते वत्ते सब मुरझा चुके हैं, फिर आप पानी डाल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। समटाइम्स इट हैपेंस बट समटाइम्स इट डजंट, क्योंकि हर प्लांट के सेल की एक टाइम पीरियड होता है कब उसको उसके श्रिंकनेस को आप वापस उसको हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब प्लाज्मोलिसिस को डीप्लाज्मोलाइज सेल में कर सकते हो या नहीं कर सकते।
तो अगर आपको प्लाज्मोलिसिस का क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आंसर लिखोगे, जो भी हमने किया कि जब सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो पानी बाहर कम था, सेल में ज्यादा था, एक्सोस्मोसिस हो गई, श्रिंक हो गया, जिससे फ्लैसिड हो गया। हाइपरटोनिक में हमने यही लिखा ना। उसके बाद आप एक अलग पैराग्राफ बनाकर हाइपोटोनिक वाला जो आंसर हमने किया उसको रिपीट कर दोगे, बस आप एक लाइन ऐड कर दोगे, देन दिस फ्लैसिड सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक, और फिर हाइपोटोनिक वाला आप पूरा लिख दोगे कि पार पानी ज्यादा है, इसमें कम है, पानी अंदर मूव करेगा, एंडोस्मोसिस होगी, सेल स्वेल होने लगेगा, टर्जिड होने लगेगा और वापस से हेल्दी हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज दी प्लाज्मोलिसिस। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? अब आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको पता है रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, राइट, इन 1665 in a thin slice of cork. Under microscope he observed that cork resembled the structure of honeycomb consisting of many compartments that are called as cells. Next question is, why is the cell called structural and functional unit of life? See, cells are arranged in proper systematic order to form a living organism. Thus, we can say that cell serves as building block for organisms. Cells are also called as functional unit because all the metabolic activities of life, they take place at cell level. Next question. How do substances like carbon dioxide, means a gas, and a water move in and out from the cell? It is through the diffusion, which is the spontaneous movement of substances from higher concentration to lower concentration. When this movement involves a semi-permeable membrane, then it is termed as osmosis. Next, name two organelles that have their own genetic material. Chloroplast, mitochondria, even अगर आपके पास और ऑप्शन पूछी जाए तो राइबोसोम can also be one of the organelle. Why lysosomes are called suicidal bags? Because they contain hydrolytic enzymes that can even digest their own cell if in case the cell gets damaged, which is called autolysis. Auto means apne aap, lysis means cell ka breakdown. Where are proteins synthesized in the cell? Matlab, what is the factory of proteins? You know that factory of protein is ribosome, which is attached to RER. Next question is, which organelle is called as powerhouse of cell? That means the organelle which produce the currency of cell, that is ATP, and that is mitochondria. How amoeba obtain its food? See, amoeba obtain its food by pseudopodia. सूडोपोडिया क्या होता है? जैसे ये आपके पास अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा पहले सबसे पहले फूड को लोकलाइज करता है क्योंकि इसका वेरिएबल शेप होता है, तो ये फूड के आसपास ये कप शेप सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको आप क्या बुलाते हो? सूडोपोडिया. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अमीबा की काफी फ्लेक्सिबल है, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको आप इस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हो आप? दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया. ये सेल को इनगल्फ करने देती है फूड या कुछ और मटेरियल्स थ्रू सूडोपोडिया, और क्योंकि ये जो चीजें हैं जैसे सेल के अंदर जा रही है कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ये इसको लेगा तो क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है इस फूड मॉलिक्यूल के पास पूरी रैप हो जाएगी और ये बन जाएगा फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल की फॉर्म में, जैसे कि अब सपोज यहाँ बन गया तो ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में इसके अंदर आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल ने कोई चीज इंटरनल ले ली है अपनी मेम्ब्रेन को यूज करते हुए. सिमिलरली इट कैन बी एक्सोसाइटोसिस ऑल्सो. एक्सोसाइटोसिस का मतलब है जैसे सेल में कुछ हार्मफुल चीजें हैं वो इकट्ठी हो गई, जैसे अमीबा की बात कर लो, हार्मफुल सब्सटेंस इकट्ठा हो गया, मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई, ये चीजें बाहर चली गई और फिर अमीबा ने अपनी शेप ले ली, तो दिस इज एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल ने कोई चीज एक्सटर्नली बाहर थ्रो कर दी. नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक काफी लार्ज होता है. प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो नेकेड पड़ा होता है और यूकैरियोटिक में उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होते हैं. इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज नहीं होती, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे गोल्जी बॉडी जो भी आपने पढ़ी है, इसमें सारी ऑर्गेनेलीज होती है. इसमें कोई राउंड सी बॉडी जो हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोलस वो भी नहीं होता,
यूकेरियोटिक में होता है। इसमें सेल डिवीजन बहुत सिंपल मेथड से होती है, फिशन, और इसमें माइटोसिस और मियोसिस। लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल है, और एडवांस जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं दे आर यूकेरियोटिक। सिमिलरली वी हैव डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्लांट सेल में आपने पढ़ा सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। और ये सेल वॉल बनी किससे है? प्लांट सेल में सेलुलोज से। और फंजाई में हमने पढ़ा था एक अलग सा मटेरियल है काइटिन। प्लांट सेल में प्लास्टिड ऑर्गेनेली है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं है। इनमें वैक्यूल लार्ज साइज का आपने पढ़ा था कि इस तरीके का लार्ज साइज टोनोप्लास्ट सेल सैप होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, होता है तो बहुत छोटा और टेम्पररी होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम कुछ नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होते हैं, जो कि हमने पढ़े सेंट्रियोल्स, जो कि सेल डिवीजन के टाइम ऐसे स्पिंडल बनाने में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में जो फूड है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल सेल में फूड सिर्फ ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर होता है।